फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 6313। लास्ट क्लास में हमने इसके 31 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉरी, 31 तक नहीं, 32 तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम क्वेश्चन करेंगे 33 से स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में मैंगनीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें, यह लौह मिश्र धातु जो है इसके विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड बोला है, महाराष्ट्र देश में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है। तो सेकंड वाला गलत है। ये महाराष्ट्र नहीं बल्कि ओडिशा है, वो मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है। तो सेकंड वाला गलत हो गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। जो मैग्नीज है ये प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। ये प्राय लोहे के साथ संयुक्त रूप में प्राप्त होता है। लौह एस्के के प्रगलन के लिए मैग्नीज है ये एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण उसमें भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ गोवा। कोंकण रेलवे जो नेटवर्क है उसमें कितने राज्य शामिल हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, केवल 3 शामिल है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु इसमें शामिल नहीं है। भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1998 है। इसमें कोंकण रेलवे इसका निर्माण रहा है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो महाराष्ट्र है उसके रोहा को कर्नाटक के मंगलुरु है इससे जोड़ता है। कोंकण रेलवे नेटवर्क है ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य उनको जोड़ती है। जो तमिलनाडु है वो कोंकण रेलवे नेटवर्क है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है इस पर हस्ताक्षर किए? फर्स्ट है दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो इसके हस्ताक्षर हैं किस किस ने कर रखे हैं? तो एक तो दक्षिण कोरिया हो गया और जापान हो गया और थर्ड है हमारा यूएई, ये संयुक्त अरब अमीरात। इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो इसका आंसर 1 to 4 होगा। ये हमें किस में मिल रहा है? ये ऑप्शन सी में है। तो हमारा सी करेक्ट हो गया। आंसर 1 to 4। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है CEPA। इस पर 18 फरवरी 2022 है इसको हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1 मई 2022 है इससे लागू हुआ था। जो दक्षिण कोरिया है इसने कब हस्ताक्षर किए? इसने किए थे 2009 में। फिर सेकंड आता है ये जापान, तो इसने किए थे 2011 में हस्ताक्षर। और थर्ड यूएई है, इसने कब किए थे हस्ताक्षर? तो 2022 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, हालिया वर्षों में जो चीनी मिल है इनके स्थानांतरण और दक्षिण एवं पश्चिमी राज्यों में केंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड बोला है, दक्षिणी एवं जो पश्चिमी राज्य हैं इनकी सहकारी समितियां हैं इन राज्यों में अधिक सफल हैं। तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 है, दोनों करेक्ट है। भारत है वो विश्व में चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन जो गुड़ है और खांडसारी है इसके उत्पादन में ये पहले स्थान पर है। हाल के वर्षों में मिले हैं उनके स्थानांतरण और उनके दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों विशेषकर जो महाराष्ट्र है उसमें केंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई है। अब इसके बहुत से कारण हैं। जो दक्षिण है इसमें पेराई है उसका मौसम लंबा होता है। उत्तर भारत है उसमें ये नवंबर से फरवरी तक मतलब 4 महीने तक रहता है, जबकि जो दक्षिण है उसमें अक्टूबर से मई या जून तक चलता रहता है। मतलब लगभग कितने मिलते हैं? 8 महीनों तक चलता है। और प्रायद्वीपीय भारत है इसमें चीनी मिलें हैं बड़ी होती हैं। यद्यपि जो उत्तर प्रदेश है इसमें महाराष्ट्र से ज्यादा चीनी मिले हैं, लेकिन फिर भी जो महाराष्ट्र की जो चीनी मिले हैं उनका आकार और क्षमता है वो दोनों में बड़ी होती हैं। इसके अलावा जो दक्षिण है उसमें सहकारी क्षेत्र की जो मिलें हैं ये बेहतर तरीके से प्रबंधित है। तो हमारे आंसर हो गया, दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, चावल की खेती है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट पॉइंट है चिकनी काली मृदा जिसमें जल स्थिर रह सकता है, ये चावल के लिए आदर्श होती है। तो फर्स्ट वाला ही हमारा गलत हो गया। चिकनी काली मृदा नहीं बल्कि चिकनी जो जलोढ़ मृदा है जिसमें जल स्थिर रह सकता है, ये चावल के लिए आदर्श होती है, ना कि काली मृदा। सेकंड दे रखा है इसके लिए निम्न तापमान और उच्च आर्द्रता तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। इसके लिए निम्न तापमान नहीं बल्कि उच्च तापमान, कितना 25 डिग्री सेल्सियस से उससे ऊपर, और अधिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। थर्ड है देश में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 भाग है वो चावल की खेती के अंतर्गत आता है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। केवल हमारा ये थर्ड वाला करेक्ट है, 1 और 2 है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में शुष्क भूमि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ये मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड है इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार जैसी जो कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं ये उगाई जाती हैं। तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत है यहाँ पे जो शुष्क भूमि है ये वाली कृषि जो मुख्यतः उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार चारा फसलें जो हैं इन जैसी जो कठोर और जो सूखी प्रतिरोधी फसलें ये उगाई जाती हैं तथा मृदा नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपाय किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में निम्नलिखित लौ अयस्क खान हैं, इनको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, मतलब इस डायरेक्शन में हमें इसको व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है मयूरभंज, सेकंड है दुर्ग, थर्ड है गुहा, फोर्थ है रत्नागिरी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन होगा ए आंसर होगा। सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? वो आएगा रत्नागिरी, फिर उसके बाद आएगा दुर्ग, फिर गुआ और फिर लास्ट में पूरब की साइड पे कौन सा आ गया? मयूरभंज। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है ट्रक कृषि का तात्पर्य दूरस्थ बाजारों में आपूर्ति के लिए सब्जियों की बड़ी पैमाने पर खेती करना है। सेकंड दे रखा है कारखाना कृषि, इसमें कारखानों में तैयार किए गए चारे और पशु चिकित्सा देखभाल है, इसके साथ नियंत्रित परिस्थितियों में मुर्गियों और मवेशियों जैसे पशुधन है इसका गहन पालन शामिल होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 1, क्योंकि 1 और 2 हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं। ट्रक कृषि बाजार उन्मुख कृषि का एक रूप है जहां दूरस्थ शहरी जो बाजार हैं उनकी आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की जाती है। ट्रक शब्द वस्तुओं के परिवहन है उसको संदर्भित करता है, ना कि वाहन को। इस कृषि के तहत सामान्यतः खेत और बाजार के मध्य की दूरी इतनी होती है कि उसे एक ट्रक द्वारा रात भर में कवर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान जो पहल है तो ये क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये किसकी पहल है? तो ये यूनेस्को की पहल है। ये अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस है, इसकी 10वीं जो वर्षगांठ है उस पर प्रारंभ किया गया है। साथ ही यह एवरी वॉइस इन साइंस है उसका उपयोग करके अलग अलग दृष्टिकोण है उनके सकारात्मक प्रभाव है उसको भी उजागर करता है। जो ये अभियान है इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस है, इस अभियान को कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र जो है IDRC इसके द्वारा भी समर्थन प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है जीवाश्म ईंधन भंडार, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है कच्चा जो पेट्रोलियम सामान्यतः अपसादी शैलों विशेष रूप से जो तृतीय काल है इसकी चट्टानों में पाया जाता है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। सेकंड दे रखा है शैल गैस निष्कर्षण है, इसके लिए जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है इसकी आवश्यकता होती है जिसमें अत्यधिक मात्रा है इसमें जल का उपयोग होता है। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है विश्व के अधिकांश प्रमाणित तेल जो भंडार है ये कहाँ पे? ये उत्तरी अमेरिका इसमें पाए जाते हैं। तो थर्ड वाला है ये गलत है। विश्व के प्रमाणित तेल भंडार का अधिकांश भाग मध्य पूर्व में विशेष रूप से अरब ईरानी जो अपसादी बेसिन है उसमें स्थित है। कनाडा और जो संयुक्त राज्य अमेरिका सहित जो उत्तरी अमेरिका है उसमें विश्व के प्रमाणित तेल भंडार है उसका सिर्फ 15% है, उससे भी कम हिस्सा है।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, 1 और 2 ही करेक्ट हैं, थर्ड वाला तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, प्राय सुर्खियों में रहने वाला जो शब्द है पारस टू है, तो ये क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला उसके द्वारा बहिर्ग्रहों का पता लगाने के लिए विकसित उच्च रेजोल्यूशन है स्पेक्ट्रोग्राफ। तो जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है PRL, इसके वैज्ञानिक हैं, इन्होंने माउंट आबू टेलीस्कोप है उसमें पारस टू स्पेक्ट्रोग्राफर्स का उपयोग करके एक नए सघन एक्सोप्लैनेट है इसकी खोज की है। पारस टू एक अत्याधुनिक हाई रेजोल्यूशन फाइबर फेड स्पेक्ट्रोग्राफ है जो 380 से 690 NM वेव बैंड है इसमें संचालित होता है। इसे सुपर अर्थ जैसे ग्रह हैं उनकी खोज करने के लिए विकसित किया गया है। एक स्पेक्ट्रोग्राफ है ये लगभग 1,07,000 के रेजोल्यूशन है इस पर कार्य करता है, जो इसे अभी तक एशिया में सबसे अधिक रेजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोग्राफ बनाता है। यह एक अति स्थिर तापमान और दाब वातावरण में संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 44, बस्तियों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, ग्रामीण बस्तियों के आयताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों या चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, क्रॉस आकार की जो बस्तियां हैं ये चौराहों पर प्रारंभ होती हैं, जहाँ चौराहों से चारों दिशा में बसाव आरंभ हो जाता है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्राय सुर्खियों में रहने वाला सामान्य कर परिहार नियम गार, ये पद संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन सी है, कर अपवंचन और एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग पर अंकुश लगाने की रूपरेखा से। आयकर अधिकारी प्रस्तावित आयकर जो विधेयक 2025 है इसके अंतर्गत सामान्य कर परिहार नियम में गार है, इसके अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी कर सकते हैं। आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक विनियामक योजना है जिसे आक्रामक कर चोरी तकनीक है उनको रोकने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव प्रवास को प्रभावित करने वाले जो निम्नलिखित कारक है उन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आर्थिक अवसर, सेकंड राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं, कठोर जलवायु दशाएं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। उपरोक्त में से कितने प्रवासन को प्रेरित करने वाले प्रतिकर्ष कारक हैं? कौन से? ये याद रखना है, प्रतिकर्ष जो कारक है उनके रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें? एक तो हो गया हमारा राजनीतिक अस्थिरता है, फिर ठीक है, और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, और हमारा कौन सा हो गया, कठोर जलवायु दशाएं हैं। ये तीनों जो हैं ये क्या है, ये प्रतिकर्ष कारक है, उनके रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, केवल 3। जो फर्स्ट आर्थिक अवसर है और जो फिफ्थ है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये दोनों हैं, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, बल्कि ये दोनों कौन से कारक हैं, ये अपकर्ष कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक है नगरीय संकुल निर्माण इसमें योगदान करते हैं? फर्स्ट दे रखा है नगरीय केंद्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व, तो ये फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड दे रखा है आसपास के कस्बों को जोड़ने वाले बेहतर परिवहन नेटवर्क, तो ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड दे रखा है शहर की सीमा के भीतर बड़ी कृषि भूमि है इसकी उपस्थिति, तो थर्ड वाला गलत हो गया। शहर के भीतर स्थित कृषि भूमि प्राय क्या हो रही है, संकुलन को रोकती है, क्योंकि ये शहरी विस्तार है उसमें बाधा के रूप में कार्य करती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो 2 ही सही हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 और 2 सही हैं, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सौर क्रूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है सौर क्रूड में स्वीट क्रूड है उसकी तुलना में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसे संसाधित करना अधिक कठिन और महंगा हो जाता है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड दे रखा है सौर क्रूड में सल्फर की मात्रा अधिक होने के बावजूद यह कुशलतापूर्वक उच्च गुणवत्ता वाला गैसोलीन प्रदान करता है, तो सेकंड वाला है ये गलत हो गया। थर्ड है वेनेजुएला सौर क्रूड का एक अग्रणी उत्पादक है, तो थर्ड वाला भी करेक्ट है। विपरीत कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1 और 3 सही हैं, और जो 2 वाला है वो गलत है। फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।